नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। राजद्रोह और देशद्रोह ये दोनों अलग अलग शब्द हैं और अलग अलग शब्दों की परिभाषा कल गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में समझाया और बताया कि राजद्रोह जिसको खत्म करने के लिए, सेडिशन एक्ट को खत्म करने के लिए, आईपीसी 124A को खत्म करने के लिए विपक्ष भी परेशान थी, अलग अलग तरीके से आवाज उठ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले साल इसके ऊपर बैन लगा दिया था, यानी कि राजद्रोह के मामले में केस दर्ज करने पर रोक लगा दी थी। लेकिन यह बात सही है कि राजद्रोह शब्द अब नहीं होना चाहिए और न ही राजद्रोह कानून होना चाहिए, सेडिशन एक्ट 124A होना चाहिए, क्योंकि राजद्रोह का मतलब होता है सरकार के खिलाफ द्रोह करना, सरकार को अनस्टेबल करना, भगाने की कोशिश करना, खत्म करने की कोशिश करना, जो कि अंग्रेजों का लाया हुआ कानून था। क्योंकि अंग्रेज सरकार चलाते थे, देश से उनको कोई लेना देना नहीं था, वो इस देश के नहीं थे। इसीलिए राज के खिलाफ द्रोह का मामला अब चलना ही नहीं चाहिए। ये गलत परंपरा चल रही थी और कांग्रेस की सरकार इसे अब तक ढो रही थी, जिस पर इन लोगों की नजर तब पड़ी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। 2014 के बाद ये लोग परेशान हो गए कि एक बड़ा मामला आया है राजद्रोह के ऊपर, जो कि अलग अलग जगहों पर लोगों को देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन मुकदमा उसके ऊपर राजद्रोह के नाम पर चलाया जा रहा है। और इसलिए इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का शरण लिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी राजद्रोह पर विचार किया और जो टिप्पणियां की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें कहा गया था कि जो राजद्रोह का कानून अंग्रेजों ने लाया था वो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को चुप कराने के लिए एक हथियार के तरह यूज किया गया, चाहे खुदीराम बोस के ऊपर हो या फिर बाल गंगाधर तिलक के ऊपर हो या फिर गांधी और दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर हो। इसका उपयोग किया जाता था, जो दुरुपयोग है अब के समय के लिए, क्योंकि अंग्रेज इसे सिर्फ राज्य के खिलाफ द्रोह के मामले में, यानी सरकार को खत्म करने, ब्रिटिशर्स को यहां से भगाने के लिए जो भी एक्टिविटी होती थी उसके खिलाफ इसका उपयोग करता था, यूज करता था। आज राज्य के खिलाफ अगर किसी तरीके से कोई बोलता है, यानी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, जो कि सरकार है जो बदलती रहती है डेमोक्रेसी में, उसके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे में लाया जा सकता है, उसे द्रोह नहीं कहा जा सकता। राजद्रोह को इसलिए खत्म किया जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल इसके ऊपर रोक लगा दी कि अब जब तक सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती है, राजद्रोह का मुकदमा दर्ज ही नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या राजद्रोह खत्म हो जाने से देशद्रोही लोग खत्म हो जाएंगे? क्या अभी देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी नहीं चल रही है? देशद्रोह के मामले नहीं आ रहे हैं? क्या भारत के एकता, अखंडता, संप्रभुता को खतरा पहुंचाने वाली एक्टिविटी नहीं चल रही है? क्या देश के नेता और कुछ ऐसे लोग जो कि भारत को खंड खंड करना चाहते हैं, जो भारत में सेपरेटिस्ट मूवमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, किसी न किसी तरह के एक्टिविटी से, चाहे फिनेंशियल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन हो, मंच हो या फिर आंतरिक तरीके से देश को तोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, इससे किसी भी तरीके से गुरेज नहीं किया जा सकता, इसे नकारा नहीं जा सकता। इसलिए लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई और लॉ कमीशन की रिपोर्ट में यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह पर मुकदमा चलाने से रोक लगा दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो जो बातें कही है, एक एक करके उन बातों पर लॉ कमीशन ने रिपोर्ट में अपने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस आधार पर कि यह कॉलोनियल एक्ट है, कॉलोनियल कानून है, इसलिए ब्रिटिश कानून को अब तक नहीं रखा जा सकता, अगर इस आधार पर सिर्फ करे तो फिर सारे कानून तो ब्रिटिश काल के ही हैं, सबके ऊपर रोक लगा देनी चाहिए। दूसरा सवाल यह था कि इसका दुरुपयोग किया जाता है, उस पर भी
लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि दुरुपयोग जितने कानून हैं वो सबका किया जाता है, कोई ऐसा कानून नहीं है, चाहे महिलाओं के संरक्षण के लिए हो, बच्चों के संरक्षण के लिए हो या फिर आम नागरिकों के संरक्षण के लिए हो, हर कानून हर धारा का दुरुपयोग किया जाता रहा है। इसलिए दुरुपयोग ऐसा शब्द नहीं है जिसके लिए किसी कानून पर ही रोक लगा दी जाए, बल्कि उसमें सुधार की गुंजाइश की जा सकती है जिससे दुरुपयोग की संभावनाओं को कम किया जा सके। और इन सुप्रीम कोर्ट के इन तर्कों के खिलाफ जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी उसमें कुछ सजेशंस भी दिए गए थे कि देशद्रोह अभी भी चलता है, इससे न सुप्रीम कोर्ट इनकार कर सकता है और न ही किसी भी तरीके का कोई जांच एजेंसी और कोई पॉलिटिकल पार्टी की देशद्रोही गतिविधियां नहीं होती है, ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए ये तो होगा ही और ये कानून रहना चाहिए, क्योंकि देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने वाले को भी एक कड़ी सजा दी जानी चाहिए। और इसके लिए रिकमेंडेशन किया गया था 7 साल की कम से कम सजा हो, जो पहले 124A में 3 साल की सजा की बात थी। कम से कम 3 साल तक इसको बढ़ाया जा सकता है और अधिकतम उम्र कैद की सजा हो सकती है, लेकिन इसमें उसे बढ़ाकर 7 साल करने की बात कही गई थी और उम्र कैद तक किसी को सजा दी जा सकती है। लेकिन इसे बृहद तरीके से परिभाषित भी किया गया था और बताया गया था कि देशद्रोह का मामला चले तो उसमें किन किन मामलों को इंक्लूड किया जा सकता है, जो 124A में, जो उस समय ब्रिटिश काल के समय वो मामला नहीं था, उसको इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए, क्योंकि देशद्रोह आज अलग तरीके से है। और इसलिए जब अमित शाह ने यह बिल पेश किया और इसको हटाकर भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 150 जोड़ा, धारा 150 जोड़ा गया और उसमें विस्तार से जब इसके बारे में जानकारी दी गई तो बेचैनी बढ़ गई। विपक्ष की तरफ से कहा जाने लगा कि यह कानून तो उससे भी हार्ड है और विरोधियों को चुप कराने की साजिश रची जा रही है। मनीष तिवारी जो कांग्रेस के नेता हैं, वकील भी हैं, उन्होंने कहा कि अब सरकार विरोधियों को चुप कराएगी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अब बचा नहीं, बोलने की स्वतंत्रता अब नहीं बची है। जबकि अमित शाह ने पहला शब्द ही यही बोला था कि सबको बोलने का अधिकार है और बोलने के अधिकार के आधार पर देशद्रोह का मामला नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा था कि राजद्रोह ब्रिटिश काल में राज के खिलाफ होने वाले द्रोह के खिलाफ था और इसलिए अब राज शब्द का यूज नहीं होगा, देश शब्द का यूज होगा। इसका मतलब है कि इसमें कहा गया कि स्टेट के खिलाफ, देश के खिलाफ अगर कोई एक्टिविटी करता है उसकी संप्रभुता, अखंडता, एकता को तोड़ने के लिए, तो उसके खिलाफ मामला चलाया जाएगा। और इसलिए कपिल सिब्बल भी इसके विरोध में उतर गए और उन्होंने भी कहा कि कैसे अब सरकार ने और हार्ड कानून ले आया है जिससे विरोधियों को चुप कराया जाएगा, हम लोगों के पास अधिकार ही नहीं होगा बोलने का। लेकिन इस कानून में ऐसा क्या है जिसके कारण विपक्षी पार्टियों में भी खलबली मची है और उस पूरे गैंग में खलबली मची है जो देश के खिलाफ साजिश करता रहा है, जिन लोगों के खिलाफ पहले राजद्रोह का केस तो चल सकता था सेडिशन एक्ट के तहत, लेकिन अब देशद्रोह का जो केस चलेगा उसमें एविडेंस और ज्यादा होंगे, यानी इसमें कुछ नए प्रावधान लाए गए हैं। पहला तो जिस तरीके से यह कहा गया है कि अगर देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को खतरा पहुंचाने वाले कोई एक्टिविटी की जाती है तो उसे इसमें रखा जाएगा, 7 साल तक की सजा, फाइन, उम्र कैद तक इसको बढ़ाया जा सकता है। यह दंड की व्यवस्था है। लेकिन किन किन आधार पर यह दंड दिया जा सकता है, पनिशमेंट दी जा सकती है, इसके लिए 2 आधार और बढ़ा दिए गए हैं। बोलने से, लिखने से या फिर देश के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी करने की तो बात है ही, लेकिन उसके बाद एक और बात है, वो है फिनेंशियल एक्टिविटी। अगर पीएमएलए के तहत आज जो बात की जाती है, इतने नेटवर्क क्रैक किए जा रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग किया जाता है, क्योंकि आज के समय में सबसे खतरनाक आर्थिक युग जो चल रहा है उसमें पैसे के आधार पर देश के लोगों को बरगलाया जाता है।
देश के लोगों में ही एक ऐसे लोग इकट्ठा किए जाते हैं जो देश के खिलाफ काम कर सके। जम्मू कश्मीर में यही हो रहा है। पाकिस्तान चीन फंड दे रहा है और वहां पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश के अंदर अलग अलग एरिया में ऐसा हो रहा है। चीन से फंडिंग आ रही है और हेट्रेड फैलाया जा रहा है मीडिया के माध्यम से। इसलिए फिनेंशियल एक्टिविटी को इसमें जोड़ा गया है। और जैसे अभी न्यूज क्लिक का मामला चल रहा है, जो चीन के फंड लेकर यहां पर देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश करने की कोशिश की जाती है। यानी सरकार सिर्फ नहीं है बल्कि ऐसी भावनाएं लाई जाती है जिससे कि देश के लोगों को लगे कि एक वर्ग विशेष के साथ बहुत अन्याय हो रहा है और वो इस देश के खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं, सशस्त्र आंदोलन कर सकते हैं, यानी कि दंगा फैला सकते हैं। और ये दोनों जुड़ जाता है उस चीन की फंडिंग से, तो फिर न्यूज क्लिक के मालिक के खिलाफ देशद्रोह का मामला चल सकता है। दूसरा, एक और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन शब्द जोड़ा गया है। यानी कि पहले तो अगर आप बोलकर मंचों पर बोलते हैं, देश के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा करते हैं, या लिखकर ऐसा करते हैं वर्बल और रिटन फॉर्म में, या इसका संकेत मिलता है या कॉन्स्पिरेसी के सबूत मिलते हैं, तो आपके खिलाफ यह मामला चलाया जाता। लेकिन अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जोड़ दिया गया है। यानी अगर आपने किसी को ईमेल किया है, आपने व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ ऐसे नफरत वाले, कुछ प्रोपेगेंडा वाले मैसेज छोड़े हैं जिसको फॉरवर्ड किया जा रहा है, देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है, या सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे आपने कुछ पोस्ट लिखे हैं जिसको बढ़ाया जा रहा है, देश में हिंसा भड़काया जा रहा है, जैसे कि देखा गया नूह हिंसा में भी सोशल मीडिया की भूमिका थी, कानपुर दंगे में भी सोशल मीडिया की भूमिका थी, और नुपुर शर्मा के खिलाफ जिस तरीके से उस समय नफरत का माहौल तैयार किया गया, उनकी टिप्पणी के बाद देश भर में हिंसात्मक आंदोलन चले, उस समय भी व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल किया गया था। उस समय भी जो जुमे की नमाज के बाद अचानक से लोग इकट्ठा होते थे, वो सारे के सारे लोग व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए थे, जिसके सबूत मिले हैं। अब इन लोगों के ऊपर भी देशद्रोह का केस चल सकता है, क्योंकि ये जो सेक्शन 150 भारतीय न्याय संहिता में जोड़ा गया है, उसमें फिनेंशियल एक्टिविटी और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन दो शब्द और जोड़े गए हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में सोशल मीडिया का भी जिक्र किया गया है। मतलब अब देशद्रोहियों की खैर नहीं है। बेचैनी इसी बात को लेकर है कि अगर किसी का ईमेल पकड़ा जाता है, जैसा कि कुछ समय में देखा गया, अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे आप नफरत पैदा करते हैं, अगर आप किसी भी तरीके से सशस्त्र आंदोलन, अलगाववादी भावना पैदा करने की कोशिश करते हैं, देश के खिलाफ साजिश करते पकड़े जाते हैं सोशल मीडिया पर, या फिर उसके लिए फंड देते हैं, तभी भी आपके ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज होगा। और यही वजह है कि आज बेचैनी पैदा हो गई है विपक्षी पार्टियों के अंदर। यही वजह है कि आज जो बेचैनी पैदा हो गई है उस गैंग के ऊपर जो विदेशों से फंड लेकर देश में एक नए तरीके की कॉन्स्पिरेसी चला रहे हैं, और इसलिए अब हंगामा होगा। अभी तो शुरुआत है, अभी और हंगामा होने वाला है इस नए कानून के ऊपर। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।